गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रमन प्रभाव के चिरसम्मत सिद्धांत के बारे में। और रमन प्रभाव का जो चिरसम्मत सिद्धांत था उसके आधार पर हमने ध्रुवणता की जो अभिधारणा थी उसको भी एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद में हमने ध्रुवणता की जो अभिधारणा थी उसको कंपन का जो प्रभाव था, इफ़ेक्ट ऑफ जो वाइब्रेशन था, उसके आधार पे एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा इफ़ेक्ट। और दूसरा जो इफ़ेक्ट है इसका वो है इफ़ेक्ट ऑफ रोटेशन, घूर्णन का प्रभाव। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि घूर्णन का जो प्रभाव है, अगर वाइब्रेशनल जो इफ़ेक्ट है, कंपन का जो प्रभाव है, वो आपको यहाँ से समझ में आ गया तो यहाँ से आप घूर्णन का जो प्रभाव है इसको आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखिए, इफ़ेक्ट ऑफ जो रोटेशन है इसमें क्या बताया गया है कि घूर्णन का जो प्रभाव है इसमें कोई द्विपरमाणु अणु लिया गया है। जैसे एक अणु ये लिया हमने, दूसरा अणु ये लिया। एक अणु मान लेते हैं ए है, दूसरा अणु क्या है, बी है। अब यहाँ से द्विपरमाणु जो अणु हैं इनको आपस में पास में लेके आएंगे और पास में लेके आने पर इनके मध्य में यहाँ पे क्या संपन्न होती है, पास में लाने पर इनके मध्य में यहाँ पे ओवरलैपिंग की क्रिया यहाँ पे संपूर्ण होती है, अति व्यापन होता है इनमें। और यहाँ से ये जो दोनों अणु हैं ये क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं, घूर्णन करते हैं। जैसे इनकी जो ध्रुवणता का मान है, रोटेशन जैसे ही ये करेंगे तो रोटेशन के कारण यहाँ से ये जो अणु हैं इनकी ध्रुवणता के मान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और घूर्णन के कारण क्या होगा, ये जो अणु है वो साम्य अवस्था से, साम्य अवस्था में पहले जो अणु है ये कौन सी अवस्था में रहता है, साम्य अवस्था में यहाँ पे अणु रहता है। लेकिन यहाँ से ये कुछ समय पश्चात अपनी साम्य अवस्था से क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है इसका, साम्य अवस्था से इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, विस्थापन यहाँ से उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ से इसकी ध्रुवणता के मान में जो परिवर्तन हुआ है, ध्रुवणता के मान में जो परिवर्तन हुआ है इसको हम निम्न सूत्र के द्वारा यहाँ से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ से घूर्णन का जो प्रभाव है, कंपन का प्रभाव था, उसमें भी ध्रुवणता के लिए हमने एक फॉर्मूला रिटर्न किया था। और यहाँ से घूर्णन का जो प्रभाव है, इस प्रभाव के लिए भी ध्रुवणता का जो मान है, एल्फ़ा का जो मान है वो इक्वल होता है यहाँ पे अल्फ़ा नोट प्लस बीटा एक्स बाई ए के। तो यहाँ से ध्रुवणता की जो अभिधारणा है उसके अकॉर्डिंग ध्रुवणता एल्फ़ा इक्वल टू होता है अल्फ़ा नोट प्लस बीटा एक्स बाई ए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया, फर्स्ट। अब इसके बाद में अल्फ़ा का जो ये मान है ये कहाँ पे रखना है, मैंने आपको बताया था। यहाँ से हमने एक इक्वेशन, कंपन का जब प्रभाव मैंने आपको पढ़ाया था तो उस दौरान मैंने आपको यहाँ पे बताया था म्यू आई इक्वल टू, एक इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट किया था। म्यू आई इक्वल टू यहाँ से हमें प्राप्त हुआ था म्यू आई इक्वल टू एल्फ़ा ए नोट साइन 2 पाई म्यू टी। इसको इक्वेशन नंबर हम कौन सा कह देते हैं, 2 नंबर। तो यहाँ से म्यू आई इक्वल टू हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ था एल्फ़ा ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी।
इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अल्फ़ा का मान पुट कीजिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से यहाँ से मान पुट कीजिए। क्या इक्वेशन हमें यहाँ से प्राप्त होगा, यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त होगा म्यू आई इक्वल टू अल्फ़ा नोट प्लस बीटा एक्स बाई ए, अल्फ़ा नोट प्लस बीटा एक्स बाई ए, और यहाँ से बाहर क्या आएगा, ए नोट साइन 2 पाई म्यू और टी। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ म्यू आई इक्वल टू अल्फ़ा नोट प्लस बीटा एक्स बाई ए नोट साइन 2 पाई म्यू टी। अब यहाँ से इसके बाद में आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि जो अणु है वो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर सरल आवर्त गति कर रहा है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल कैसी गति कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर मॉलिक्यूल है जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर सरल आवर्त गति कर रहा है। सरल आवर्त कैसी गति कर रहे हैं अणु, सरल आवर्त गति कर रहे हैं। तो यहाँ से हम जब विस्थापन का मान यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मान यहाँ पे रिटर्न करेंगे, तो यहाँ से x का जो मान है वो इक्वल हो जाता है a साइन x इक्वल टू a साइन 2 पाई, और म्यू के स्थान पे मैंने आपको बताया था क्या यहाँ रिटर्न करना है, 2 म्यू, रोटेशन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, टी 2 म्यू आर, और बाहर यहाँ पे क्या लगा देंगे, टी। तो यहाँ से देखिए ये जो मान है ये इम्पोर्टेंट है। सरल जो कंपन जो पढ़ा था हमने, कंपन का जो प्रभाव पड़ा था उसमें, और जो ये घूर्णन का प्रभाव है इस प्रभाव में, यहाँ से यही बात इम्पोर्टेंट है। आपको x का मान थोड़ा सा अलग ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ से x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, a साइन 2 पाई 2 म्यू आर टी, और वहाँ कंपन का जो प्रभाव था, कंपन के प्रभाव में x का मान जो था हमें क्या प्राप्त हो रहा था, a साइन x इक्वल टू a साइन 2 पाई म्यू वी टी प्राप्त हो रहा था। लेकिन यहाँ पे x इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, a साइन 2 पाई 2 म्यू आर टी हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे ये जो समीकरण है इसमें म्यू आर के स्थान पे हमने 2 म्यू आर क्यों रखा, क्योंकि पाई कोण के घूर्णन में द्विपरमाणु कणु इस स्थिति में यहाँ पे आ जाता है, और उसकी जो ध्रुवणता है वो उतनी ही रहती है जितनी प्रारंभ में होती है। अब x का जो ये मान हमें प्राप्त हुआ है, इस मान को यहाँ पे हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। x का मान इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कीजिए, और ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 4। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 से ये मान यहाँ पे पुट कीजिए आप। तो यहाँ से म्यू आई इक्वल टू हमें क्या प्राप्त होगा, म्यू आई इक्वल टू हमें प्राप्त होगा यहाँ से, म्यू आई इक्वल टू यहाँ से प्राप्त होगा अल्फ़ा नोट प्लस बीटा ए साइन 2 पाई 2 म्यू आर टी, और नीचे क्या है यहाँ पे a,
और बाहर यहाँ पे क्या आएगा, बाहर जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई पर यहाँ पे क्या आएगा, ए नॉट साइन 2 पाई म्यू टी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ से जो इक्वेशन है हमें क्या प्राप्त होता है, म्यू आई इक्वल टू यहाँ से हमें प्राप्त होता है अल्फ़ा नोट प्लस बेटा ए साइन 2 पाई 2 म्यू आर टी बाई ए, इनटू में यहाँ पे क्या है ए नोट साइन 2 पाई म्यू टी। अब यहाँ से नेक्स्ट जो पद है, नेक्स्ट पद में ये वाला जो मान है, इस मान को इस वाले पद से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो इक्वेशन हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, म्यू आई इक्वल टू यहाँ से हमें प्राप्त होगा अल्फ़ा नोट ए नोट साइन 2 पाई म्यू टी अल्फ़ा नोट ए नोट साइन 2 पाई म्यू टी प्लस, और यहाँ से क्या प्राप्त होगा, बेटा ए नोट साइन 2 पाई म्यू टी डॉट साइन 2 पाई, और कोष्टक में क्या लिखोगे 2 म्यू आर और टी। तो यहाँ से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, म्यू आई इक्वल टू अल्फ़ा नोट ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी प्लस बेटा ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी डॉट साइन 2 पाई 2 म्यू आर और टी, हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने कल भी आपको ये बताया था कि त्रिकोणमिति जो होता है उसमें एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स डॉट साइन वाई। साइन एक्स डॉट साइन वाई जो होता है इसका मान यहाँ पे होता है 1/2, बाहर ले लेते हैं, ये क्या हो गया कोस एक्स माइनस वाई, ये कोस होता है, और यहाँ से क्या हो गया एक्स माइनस वाई, इसको कोष्टक लगा देता हूँ मैं, 1/2 बाहर है, ये क्या हो गया यहाँ से कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस, और ये क्या हो गया x प्लस और ये y। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है साइन x डॉट साइन वाई, साइन x डॉट साइन वाई इक्वल टू यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है 1/2 कोस x माइनस वाई माइनस कोस x प्लस वाई, यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला जो है ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ से इस फॉर्मूले को आप इस इक्वेशन पे अप्लाई कीजिए यहाँ से। तो इस इक्वेशन पे जब आप यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो यहाँ से जो हमें मान प्राप्त होगा वो क्या मान प्राप्त होगा, यहाँ से बताइए। इसको यहाँ से इस पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमें न्यू जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो क्या होगी, म्यू आई इक्वल टू हमें प्राप्त होगा अल्फ़ा नोट ए नोट साइन 2 पाई म्यू टी 2 पाई म्यू टी, म्यू आई इक्वल टू अल्फ़ा नोट ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी, और प्लस क्या लिख सकता हूँ मैं इसको
1/2 बीटा ई नोट मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या रहेगा यहाँ से, अंदर यहाँ से क्या रहेगा, कोस 2 पाई, अंदर यहाँ से क्या रहा, म्यू माइनस 2 म्यू आर, और ये क्या हो गया यहाँ से टी। माइनस क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, माइनस ये क्या हो गया, कोस 2 पाई, ये क्या हो गया यहाँ से म्यू प्लस 2 म्यू आर, और ये क्या हो गया टी। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ। इक्वेशन यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये जो इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ है ये इक्वेशन ही यहाँ पे घूर्णन के लिए यहाँ से देखिए, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर, इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया यहाँ से 5, इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया यहाँ से 5। तो यहाँ से हमें देखिए इक्वेशन नंबर 5 हमें प्राप्त होता है, म्यू आई इक्वल टू एल्फ़ा नोट ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी प्लस 1/2 बीटा ई नोट, अंदर यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, कोस 2 पाई म्यू माइनस 2 म्यू आर टी माइनस कोस 2 पाई म्यू प्लस 2 म्यू आर टी। इक्वेशन नंबर यहाँ से कौन सा प्राप्त हुआ 5। अब यहाँ पे कल मैंने आपको कंपन का प्रभाव समझाया था, तो उस दौरान भी मैंने आपको बताया था कि कंपन का जो प्रभाव था उसमें फर्स्ट जो पद था वो आपतित विकिरणों की आवर्ती के समान दोलन करता था। और यहाँ पे भी जो इसका फर्स्ट पद है, और फर्स्ट पद कौन सा है यहाँ पे, फर्स्ट पद ये वाला जो पद है, तो यहाँ फर्स्ट पद ये है एल्फ़ा नोट ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी। सेकंड पद यहाँ पे ये वाला पद है, और थर्ड पद यहाँ पे ये वाला पद है। तो इसमें जो ये फर्स्ट पद है, ये फर्स्ट पद इस किसको डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो फर्स्ट पद है इसमें अणु जो है उसकी आपतित विकिरणों की आवर्ती के समान ये दोलन कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो प्रथम पद है एक कौन सी लाइन को यहाँ पे व्यक्त करेगा, रेले लाइन को। कौन सी लाइन को ये व्यक्त करेगा, यहाँ से रेले लाइन को यहाँ से व्यक्त करेगा। रेले लाइन, रेले लाइन को ये क्यों व्यक्त करेगा, रेले लाइन, क्योंकि यहाँ पर जो आपतित विकिरणों की आवर्ती के समान ये पद क्या करेगा, दोलन करेगा। और यहाँ से जो ये दो पद हैं, एक ये वाला पद और एक ये वाला पद, ये जो दोनों पद हैं ये कौन सी रेखा को व्यक्त करेंगे, यहाँ से ये रमन लाइनों की उपस्थिति को यहाँ पे दर्शाएंगे। कौन सी लाइन, ये वाला जो पद है सेकंड पद, और ये वाला जो पद है थर्ड पद, यहाँ पे ये रमन लाइंस को दर्शाती हैं। अब इसके बाद आपको मैंने बताया था कि रमन जो लाइंस होती हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। रमन लाइन कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। तो यहाँ से बताइए मेरे को, म्यू माइनस 2 म्यू आर, ये कौन सी लाइन होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो आवर्ती है उसका मान यहाँ पे कम है। और ये बताया था मैंने आपको कि आवर्ती का मान यदि कम होता है तो यहाँ पे जो लाइन होती है रमन लाइन, वो कौन सी होती है, स्टोक्स लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, स्टोक्स। तो यहाँ से आप इसमें बता सकते हो कि यहाँ पर इसकी सेकंड जो पद है इसकी आवर्ती का जो मान है वो क्या है, कम है यहाँ पे, इसलिए ये जो लाइन होगी ये कौन सी लाइन होगी, यहाँ पे स्टोक्स लाइन होगी। और नेक्स्ट जो लाइन है यहाँ पे तीसरा जो ये वाला पद है, इसकी जो आवर्ती का मान है ज़्यादा है,
और आवर्ती का मान यहाँ पे ज़्यादा होने के कारण ये कौन सी लाइन है, एंटी स्टोक्स लाइन है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन आपस में मिलकर ये स्टोक्स लाइन होगी, स्टोक्स लाइन हो गया, और दूसरी कौन सी होगी यहाँ से, एंटी स्टोक्स, एंटी स्टोक्स लाइन। अब स्टोक्स और एंटी स्टोक्स जो लाइन है ये मैंने आपको बताया था, ये अपन आपस में मिलकर यहाँ से कौन सी लाइन का ये निर्माण करती हैं, रमन लाइंस का ये क्या करती है, यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ से करती है। तो रमन जो लाइन है इसका फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोक्स और एंटी स्टोक्स दोनों रेखाओं के योग से होता है। अर्थात रमन जो लाइन होती हैं स्टोक्स रेखाएं भी होती हैं और एंटी स्टोक्स रेखाएं भी होती हैं। स्टोक्स जो रेखाएं होती हैं इनकी आवर्ती का मान कम पाया जाता है, एंटी स्टोक्स जो होती हैं इनकी आवर्ती का मान ज़्यादा पाया जाता है। और यदि आपतित विकिरणों की आवर्ती के समान कोई अणु दोलन कर रहा है तो उसको हम कौन सी लाइन कहेंगे, रेले लाइन। तो यहाँ इक्वेशन 5 में फर्स्ट पद रेले लाइन को डिनोट कर रहा है, सेकंड पद स्टोक्स लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड पद एंटी स्टोक्स लाइन को प्रदर्शित कर रहा है। और स्टोक्स और एंटी स्टोक्स रेखाएं आपस में मिलकर रमन लाइन का क्या करती है, फॉर्मेशन यहाँ से करती हैं। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन नंबर जो 5 हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, इस इक्वेशन में यदि मैं बीटा का मान यदि मैं 0 रख देता हूँ, इस इक्वेशन में बीटा का मान मैं यदि 0 शून्य रख देता हूँ तो यहाँ से ये वाला पद और ये वाला जो पद है ये क्या हो जाते हैं, 0 यहाँ से हो जाते हैं। और यहाँ से ये जो इक्वेशन है ये रमन निष्क्रिय हो जाती है। केवल यहाँ से हमें कौन सी लाइन प्राप्त होगी, रेले लाइन ही यहाँ से हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इफ़ इक्वेशन 5 समीकरण 5 में बीटा इक्वल टू 0 देन समीकरण 5 में बीटा इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ से म्यू आई इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, म्यू आई इक्वल टू हमें प्राप्त होगा अल्फा नोट ए नोट साइन म्यू आई इक्वल टू अल्फा नोट ए नोट साइन, और अंदर क्या रहेगा 2 पाई और ये म्यू और टी। तो हमें यहाँ से इक्वेशन प्राप्त होता है म्यू आई इक्वल टू, यहाँ से प्राप्त होता है म्यू आई इक्वल टू, हमें यहाँ से इक्वेशन प्राप्त हुआ अल्फा नोट टी नोट साइन 2 पाई म्यू टी। इक्वेशन नंबर हमें कौन सा प्राप्त हुआ यहाँ से, इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 6 है इसकी सहायता से हम क्या कह सकते हैं कि इस स्थिति में केवल जो रेले लाइन है वो ही हमें प्राप्त होंगी और जो अणु होगा वो क्या होगा, रमन डीएक्टिव होगा। इस कंडीशन में अणु क्या होगा, यहाँ से अणु रमन डीएक्टिव होगा, रमन डीएक्टिव होगा यहाँ से। और कौन सी लाइन यहाँ पे हमें प्राप्त होंगी, रेले लाइंस यहाँ पे हमें क्या होंगी, प्राप्त होंगी। तो ये था आपका घूर्णन का प्रभाव। कौन सा प्रभाव था ये आपका, घूर्णन का जो प्रभाव है रमन प्रभाव के चिरसंवत सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से देखिए आप, इफ़ेक्ट ऑफ रोटेशन, घूर्णन का प्रभाव, ये मैंने आपको समझा दिया है। क्लास में भी मैंने आपको इस टॉपिक को मैंने समझा दिया था, फिर भी दोबारा मैंने आपको इस टॉपिक को समझा दिया है। तो आप इसको आप समझ लेना और इसको आप रिटर्न कर लेना यहाँ से।
कंपन का जो प्रभाव है और घूर्णन का जो प्रभाव है इसमें थोड़ा सा अंतर है, वो मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे इसमें अंतर पाया जाता है। अब बात आती है इसके रिटर्न करने की। आप रिटर्न इसको किस प्रकार से करोगे, तो यहाँ से जब आप इसको रिटर्न करोगे तो देखिए यहाँ से आपको हेडिंग डालना है घूर्णन का प्रभाव। कौन सा प्रभाव? यहाँ पे आपको बी डालना है। ये तो हमने कल की क्लास में अध्ययन कर लिया था। अब ये कौन सा प्रभाव है? यहाँ पे घूर्णन का प्रभाव, रोटेशन प्रभाव। तो यहाँ पे इसमें आप किस प्रकार से रिटर्न करोगे एक बार देख लीजिए इसको। माना कोई द्विपरमाणु अणु घूर्णन कर रहा है जिससे उसकी ध्रुवणता परिवर्तित हो जाती है। यदि घूर्णन के कारण अणु में साम्यावस्था से विस्थापन x हो जाता है तो ध्रुवणता में परिवर्तन को निम्न सूत्र के द्वारा हम क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं। ये मैंने आपको समझा ही दिया। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है? एल्फ़ा नॉट प्लस बीटा एक्स बाई ए। इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया? फर्स्ट। एल्फ़ा का मान इक्वेशन नंबर कौन सी में रखोगे? यहाँ से मैंने आपको बताया था इक्वेशन नंबर ये था म्यू आई इक्वल टू, इक्वेशन मैंने कल बताया था आपको म्यू आई इक्वल टू यहाँ से क्या होता है? म्यू आई इक्वल टू, जब मैंने ध्रुवणता की अभिधारणा आपको पढ़ाई थी तो उस दौरान मैंने आपको बताया था म्यू आई इक्वल टू यहाँ से होता है एल्फ़ा, म्यू आई इक्वल टू एल्फ़ा ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया? यहाँ से इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया। इसके नीचे आपको क्या लिखना है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मान हमने रख दिया तो यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर ये कौन सा प्राप्त हो गया? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ से इसके बाद मैंने आपको बताया था अणु कैसी गति कर रहा है? सरल आवर्त गति कर रहा है, विस्थापन x है। तो यहाँ से विस्थापन x का जो मान है वो क्या हो जाता है? यहाँ से x इक्वल टू यहाँ से हो जाता है a साइन 2 पाई 2 म्यू आर टी। और यहाँ म्यू आर क्या है? घूर्णन की आवृत्ति है। इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया? यहाँ से 4 हो गया। इसके बाद इसके नीचे आपको यहाँ से रिटर्न करना है। इस समीकरण में म्यू आर के स्थान पर 2 म्यू आर इसलिए रखा गया है क्योंकि पाई कोण के घूर्णन में द्विपरमाणु कणों इस स्थिति में आ जाता है कि ध्रुवणता उतनी ही हो जाती है जितनी की क्या होती है? प्रारंभिक अवस्था में उसकी ध्रुवणता यहाँ से पाई जाती है। अब x का जो मान है यहाँ पे कौन से इक्वेशन में आपको पुट करना है? इक्वेशन नंबर थर्ड में x का मान रखते हैं और इक्वेशन नंबर थर्ड में मान रखने पर ये इक्वेशन हमें प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ से इसको हम ई नोट साइन 2 पाई म्यू टी से अंदर क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई यहाँ से इसको कर देते हैं। और यहाँ से इसके बाद मैंने आपको बताया था त्रिकोणमिति जो होती है इसमें एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है? साइन एक्स डॉट साइन वाई इक्वल टू हमें प्राप्त होता है 1/2 कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मूले से इस इक्वेशन को हमने ओपन कर लिया। यहाँ से हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ? इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ से ये 4 हो गया और ये इक्वेशन नंबर यहाँ से कौन सा हो गया? इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5। इस समीकरण से स्पष्ट है कि पहले पद में अणु की जो आवर्ती आपतित विकिरणों की आवर्ती के समान दोलन कर रहा है और द्वितीय और तृतीय पद में, द्वितीय पद में आवर्ती का मान कम है और तृतीय पद में आवर्ती का मान क्या है? ज़्यादा है। इसलिए यहाँ से प्रथम जो लाइन है वो किसको व्यक्त कर रही है? रेले लाइन को व्यक्त कर रही है, जबकि अंतिम 2 लाइनें हैं वो किसको यहाँ पे दर्शा रही हैं? रमन लाइन को यहाँ पे क्या कर रही हैं? रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रही हैं। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है
प्रथम जो लाइन है वो रेले लाइन को व्यक्त कर रही है और अंतिम जो लाइन है वो किसको व्यक्त कर रही है, यहाँ पे रमन लाइन को ये यहाँ पे क्या कर रही हैं, व्यक्त कर रही हैं। ये इक्वेशन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में यहाँ से ये क्या हो गया, यहाँ से लाइन रमन लाइनों की उपस्थिति को यहाँ पे क्या हो रहा है, दर्शाता है। इसके बाद में आप यहाँ से क्या रिटर्न करोगे, इसमें उपस्थिति को दर्शाता है इसके नीचे आप यहाँ पे रिटर्न करोगे कम आवर्ती म्यू माइनस 2 म्यू आर। कम आवर्ती यहाँ पे क्या है, म्यू माइनस 2 म्यू आर वाला पद स्टोक्स लाइन, कौन सी लाइन को व्यक्त कर रहे हैं, स्टोक्स लाइन और अधिक आवर्ती वाला पद यहाँ पे कौन सा है, म्यू प्लस 2 म्यू आर एंटी स्टोक्स रेखा को यहाँ पे क्या करता है, व्यक्त करता है। अब इसके बाद में यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 5 हमें प्राप्त हुआ था, इक्वेशन 5 में बीटा का मान यहाँ पे हम शून्य रख देते हैं। तो यहाँ से जो हमें इक्वेशन प्राप्त होता है, इक्वेशन यहाँ से हमें प्राप्त होगा म्यू आई इक्वल टू अल्फा नोट टी नोट साइन 2 पाई म्यू टी। और ये जो स्थिति है इसमें मैंने आपको बताया था, इस स्थिति में केवल हमें कौन सी लाइन प्राप्त होगी, रेले लाइन ही यहाँ पे हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। ये क्योंकि यहाँ पर इस कंडीशन में जो अणु होगा वो क्या होगा, रमन निष्क्रिय होगा। कैसा होगा अणु, यहाँ पे रमन निष्क्रिय होगा। तो ये था आपका घूर्णन का प्रभाव। कौन सा प्रभाव, घूर्णन का प्रभाव। तो यहाँ से देखिए, आप जब इसको रिटर्न करोगे तो यहाँ से आपको नंबर बी डालना है। बी नंबर डाल के यहाँ पे आपको लिखना है घूर्णन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रोटेशन। और इसके पश्चात यहाँ से आपको इसमें ये वाला जो फर्स्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने समझा दिया। ये जो फर्स्ट पेज आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको रिटर्न कर देना है। ये पेज रिटर्न करने के पश्चात नेक्स्ट आपको यहाँ से ये वाला जो पेज है ये रिटर्न कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ से ये वाला जो पेज है ये रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट आपको लास्ट में ये वाला जो पेज है ये आपको इसमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। इसके बाद में देखिए, यहाँ से हमने पहला जो सिद्धांत पढ़ा था वो था रमन प्रभाव का चिरसिम्मत सिद्धांत या ध्रुवणता की अभिधारणा। और इसके भी जो 2 टाइप्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, कंपन का प्रभाव और घूर्णन का प्रभाव। इसके बाद में यहाँ से हम इसका जो दूसरा प्रभाव है वो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका दूसरा जो प्रभाव है वो देखिए यहाँ पे रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत। तो दूसरा जो इफ़ेक्ट है, हम यहाँ पे कौन सा इफ़ेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत। तो देखिए, रमन प्रभाव का जो क्वांटम सिद्धांत है ये क्या कहता है। तो सबसे पहले हम इसकी हेडिंग लिख देते हैं, रमन प्रभाव का
रमन प्रभाव का कौन सा सिद्धांत पढ़ेंगे हम यहाँ पे? क्वांटम सिद्धांत। रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। और ये जो प्रभाव है ये मैंने आपको बताया कौन सा प्रभाव है यहाँ पे। ये दूसरा प्रभाव हम यहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दूसरा जो प्रभाव है ये क्या है यहाँ पे? रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत। तो देखिए रमन प्रभाव का जो क्वांटम सिद्धांत होता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन जो इफेक्ट है, इसमें क्या बताया गया है? तो रमन प्रभाव का जो चिरसम्मत सिद्धांत है, क्लासिकल जो सिद्धांत है, ये विद्युत चुंबकीय जो सिद्धांत है उस पर आधारित होता है। तो सबसे फर्स्ट बात आपको इसमें यही ध्यान रखनी है कि रमन प्रभाव का जो क्वांटम सिद्धांत है ये विद्युत चुंबकीय जो सिद्धांत होता है उस पर ये आधारित होता है। और रमन प्रभाव का जो क्वांटम सिद्धांत है इस सिद्धांत के द्वारा यहाँ पे रमन प्रभाव का जो सिद्धांत था उसको यहाँ से सही तरीके से हम नहीं समझा सकते, इसलिए यहाँ से रमन प्रभाव की अच्छे से सही तरीके से व्याख्या करने के लिए क्वांटम सिद्धांत दिया गया। और क्वांटम सिद्धांत के द्वारा रमन प्रभाव की क्या की गई? यहाँ से व्याख्या की गई। और ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार रमन प्रभाव जो होता है इसमें प्रकाश, फोटोन और पदार्थ के अणुओं के मध्य में यहाँ पे क्या होती है? टक्कर संपन्न यहाँ पे होती है। इसके बाद में यहाँ से रमन ने इस रमन प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत में बताया था। और इसमें मैंने आपको बताया भी था कि इसमें एक अणु लेते हैं हम, और एक अणु जो लेते हैं उसका द्रव्यमान हम ले लेते हैं स्मॉल m है। अणु जो ले रहे हैं यहाँ से, अणु का जो द्रव्यमान है, एक अणु ले रहे हैं हम, और उस अणु का जो द्रव्यमान है वो मैं क्या ले लेता हूँ? स्मॉल m ले लेता हूँ। ऊर्जा स्तर हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं जो स्मॉल m द्रव्यमान का जो अणु है वो ऊर्जा स्तर AP में स्थित है। कौन से ऊर्जा स्तर में स्थित है? यहाँ पे ये AP ऊर्जा स्तर में स्थित है। और यहाँ से ये AP में स्थित है और यहाँ से ये v वेग से आगे चलता है। कौन से वेग से आगे चलता है? ये v वेग से आगे चलता है। और v वेग से आगे चलने के पश्चात ये यहाँ से hν फोटोन से टक्कर करता है। कौन सी फोटोन से यहाँ से टक्कर करता है? hν फोटोन से ये क्या कर लेता है? यहाँ से टक्कर करता है। और टक्कर करने के कारण यहाँ से क्या होता है? अणु का वेग में परिवर्तन तो होगा ही, उसके सापेक्ष उसके ऊर्जा स्तर में भी यहाँ से क्या हो जाता है? परिवर्तन यहाँ से हो जाता है। इसलिए यहाँ से टक्कर के बाद अणु का जो वेग हो जाता है वो क्या हो जाता है? v' हो जाता है। तो टक्कर के बाद अणु का जो वेग है वो क्या हो जाता है? यहाँ से v', अणु का वेग v' हो जाता है। कौन से ऊर्जा स्तर में पहुँच जाता है? वो AQ ऊर्जा स्तर में यहाँ से वो पहुँच जाता है। और यहाँ से ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? लागू होता है। तो देखिए रमन प्रभाव का जो क्वांटम सिद्धांत है, रमन प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत में इसको समझने के लिए, अर्थात रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत जो है इसको समझने के लिए एक अणु लिया गया, एक अणु ले लिया हमने, और उस अणु का जो द्रव्यमान है वो क्या लिया हमने? स्मॉल m लिया।
रमन प्रभाव के क्वांटम सिद्धांत को समझने के लिए हमने एक अणु लिया, उसका द्रव्यमान क्या लिया, स्मॉल m लिया। उसके बाद में हम मान लेते हैं कि स्मॉल m द्रव्यमान का जो अणु है वो ऊर्जा स्तर Ap में स्थित है। ऊर्जा स्तर हमने यहाँ पे क्या लिया है, ऊर्जा स्तर हमने यहाँ पे Ap लिया है और मान लेते हैं कि वो ऊर्जा स्तर कौन से में स्थित है, Ap में स्थित है। अब इसके बाद ये क्या करेगा, जो ये m द्रव्यमान का जो ये अणु है Ap ऊर्जा स्तर में स्थित है, ये v वेग से आगे गति करता है। कौन से वेग से आगे गति करता है, v वेग से गति करता है और यहाँ से ये h फोटोन से टक्कर करता है। कौन से फोटोन से टक्कर करता है, h फोटोन से। तो Ap ऊर्जा स्तर में उपस्थित स्मॉल m द्रव्यमान का कण v वेग से h फोटोन से टक्कर करता है और h फोटोन से टक्कर करने के पश्चात इस अणु के वेग के मान में परिवर्तन हो जाता है और इस अणु का वेग यहाँ से क्या हो जाता है, v' हो जाता है। इस अणु का वेग यहाँ से क्या हो जाता है, e' यहाँ पे हो जाता है और v' यहाँ पे इस अणु का वेग होने के पश्चात यहाँ से ये जो अणु है ये कौन से ऊर्जा स्तर में यहाँ पे गमन कर जाता है। ये जो अणु है यहाँ से AQ जो ऊर्जा स्तर है, कौन सा ऊर्जा स्तर, AQ जो ऊर्जा स्तर है, उस AQ ऊर्जा स्तर में यहाँ से क्या कर जाता है, गमन कर जाता है। इस प्रकार यहाँ पर जो रमन प्रभाव है उस प्रभाव पर हम ऊर्जा संरक्षण का लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का जो नियम है वो हम लागू करते हैं। तो यहाँ से इस पर ऊर्जा संरक्षण का नियम जब लागू करते हैं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक अणु था भी कौन से ऊर्जा स्तर में स्थित था, Ap ऊर्जा स्तर में स्थित था। अब अणु जो है उसकी कुछ ना कुछ तो गतिज ऊर्जा होगी, तो 1/2 mv² हो गया, कैपिटल V लिख देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ से Ap इक्वल टू यहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमें, Ap प्लस 1/2 mv हो गया, प्लस ये कौन से फोटोन से टक्कर करता है, ये यहाँ से h फोटोन से क्या करता है, टक्कर करता है। और h फोटोन से टक्कर करने के पश्चात हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है, ये जो स्मॉल m द्रव्यमान का अणु था ये कौन से ऊर्जा स्तर में चला जाता है, AQ ऊर्जा स्तर में चला जाता है और इसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, 1/2 mv' हो जाता है। और यहाँ से ये फोटोन भी क्या हो जाता है, एक्साइटेडमेंट होता, उत्तेजित हो जाता है और यहाँ से h से क्या हो जाता है, h' हो जाता है। तो यहाँ से देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम हमने इस पर अप्लाई किया और ऊर्जा संरक्षण का नियम अप्लाई करने पर यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, Ap प्लस 1/2 mv प्लस h। Ap निम्नतम ऊर्जा स्तर में स्थित था, m इसका द्रव्यमान हो गया, v वेग से h फोटोन से। यहाँ से इसको इस प्रकार समझ सकते हो, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई भी कण था, Ap ऊर्जा स्तर में स्थित था, v वेग से h फोटोन से टक्कर करता है, AQ ऊर्जा स्तर में चला जाता है, v' इसका वेग हो जाता है और यहाँ से h' फोटोन उत्तेजित अवस्था में यहाँ से चला जाता है। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर ये कौन सा हो गया, फर्स्ट। अब इसके बाद देखिए हम मान लेते हैं कि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो नगण्य हो रहा है। माना क्या लिख देंगे यहाँ से, माना वेग परिवर्तन माना वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या मान लेते हैं हम, v इक्वल टू 0। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो शून्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, नगण्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वेग के मान को मैंने क्या लिख दिया, 0 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसको हम किस प्रकार से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Ap प्लस क्या हो गया यहाँ से h इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया AQ और प्लस क्या हो गया h'।
तो वेग यहाँ पे हमने नगण्य ले लिया। वेग नगण्य लेने पर यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ ए पी प्लस एच म्यू इक्वल टू ए क्यू प्लस एच म्यू डैश। यहाँ से हम ए क्यू को इधर ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया ए पी माइनस क्या हो गया ए क्यू इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया एच म्यू डैश और माइनस क्या हो गया एच म्यू। यहाँ से मैं एच को कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया यहाँ से ए पी माइनस क्या हो गया ए क्यू इक्वल टू एच को मैं बाहर ले लेता हूँ, ये क्या हो गया म्यू डैश और माइनस का क्या हो गया म्यू। म्यू डैश माइनस म्यू एच हो गया, एच को मैं नीचे ले लेता हूँ। यहाँ से ये वाली जो स्टेप है, इस स्टेप को आगे मैं क्या लिखूँगा एच जो है इसके नीचे यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम। तो यहाँ से इसको किस प्रकार से रिटर्न कर सकते हो ए पी माइनस ए क्यू बाई क्या हो गया एच इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ म्यू माइनस ये क्या हो गया म्यू डैश माइनस म्यू। और यहाँ पे आवर्ती जो अंतर है, आवर्ती अंतर, और आवर्ती अंतर को हम किससे डिनोट करते हैं डेल म्यू से। तो यहाँ से डेल म्यू इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं म्यू डैश माइनस म्यू, यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको किस प्रकार से रिटर्न कर सकते हैं ए पी माइनस क्या हो गया ए क्यू बाई क्या हो गया यहाँ से एच ए पी माइनस ए क्यू इक्वल टू एच और इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया डेल म्यू। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ से प्राप्त हुआ ए पी माइनस ए क्यू बाई एच इक्वल टू डेल म्यू, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यहाँ तक किस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया। ऊर्जा संरक्षण के नियम से ए पी प्लस 1/2 एम वी प्लस एच म्यू हो गया, इसको इक्वल लिख दिया हमने। वेग परिवर्तन मान रहे हम यहाँ पे 0 है, वे इक्वल टू 0 लिया। यहाँ से इक्वेशन प्राप्त हुआ। इस इक्वेशन से हमने यहाँ पे क्या किया आगे ये क्यू का जो मान है इसको मैंने इधर ले लिया, ये हो गया। यहाँ से देखिए एच इसमें भी है एच इसमें भी है, एच को मैंने बाहर ले लिया, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में एच को मैंने नीचे ले लिया, इसमें ये नीचे ले लिया म्यू माइनस म्यू डैश। और आवर्ती का जो अंतर होता है इसको हम किससे दर्शाते हैं डेल म्यू से दर्शाते हैं। डेल म्यू का मान किसके इक्वल है म्यू डैश माइनस म्यू के। तो यहाँ से क्या हो गया ए पी माइनस ए क्यू बाई एच इक्वल टू यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ डेल म्यू। अब देखिए यहाँ से आगे इसमें क्या करते हैं हम, आगे यहाँ पे हम 3 कंडीशन लेते हैं। कितनी कंडीशन लेते हैं हम यहाँ पे कंडीशन 3 लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम यहाँ पे ले रहे हैं ए पी का मान ज़्यादा है। ए पी का मान क्या है ज़्यादा है, किससे है ए क्यू से है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में हम इसका जो मान है ए पी का मान हम ज़्यादा ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं ए क्यू से ले रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में ए पी का मान हम ए क्यू से ज़्यादा ले रहे हैं। तो यहाँ से इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे म्यू डैश का जो मान होगा, यहाँ पे म्यू डैश का जो मान होगा वो ज़्यादा होगा किससे म्यू से। म्यू डैश का मान क्या होगा ज़्यादा होगा म्यू से। और यहाँ से हमें जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो कैसी होंगी एंटी स्टोक्स। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर जो हमें 2 प्राप्त हुआ था, इक्वेशन नंबर 2 में हम यहाँ पे 3 कंडीशन अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई किया ए पी का मान ज़्यादा है किससे ए क्यू से। ए पी का मान अब यदि यहाँ पे ज़्यादा होगा, अर्थात ए पी का मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया था ए पी का मान यहाँ पे ज़्यादा हो गया ए क्यू से। इसका मतलब ये हुआ कि म्यू डैश का जो मान है म्यू से ज़्यादा है।
अर्थात यहाँ से जो अणु है वो पहले से ही उत्तेजित अवस्था में है और अपनी कुछ ऊर्जा को किसको दे देगा, फोटोन को दे देता है, जिससे यहाँ से प्रकीर्णित विकिरण की जो आवर्ती का मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ से हमें जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो कौन सी रेखाएं प्राप्त होंगी, एंटी स्टोक्स रेखाएं हमें यहाँ से प्राप्त होंगी। सेकंड कंडीशन की मैं बात करूँ यहाँ पे, सेकंड कंडीशन में यदि यहाँ पे सेकंड कंडीशन में EQ का मान ज़्यादा हो जाता है, AP का मान कम हो जाता है और EQ का मान क्या हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, म्यू का जो मान है, म्यू डैश का जो मान है म्यू की तुलना में यहाँ पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ से हमें कौन सी रेखा प्राप्त होगी, स्टोक्स लाइन प्राप्त होगी। थर्ड जो कंडीशन है इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ये भी हो सकता है AP का जो मान है वो किसके इक्वल होगा, AQ के इक्वल होगा। तो इसका जो मान है इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, म्यू का जो मान है वो किसके इक्वल होगा, म्यू डैश के इक्वल होगा। और म्यू का जो मान है म्यू डैश के जब इक्वल होता है तो यहाँ से हमें रेले लाइन प्राप्त होती है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर जो 2 है, इस इक्वेशन नंबर 2 से आपको 3 कंडीशन ध्यान रखनी है। AP का मान यदि EQ से ज़्यादा है, अर्थात म्यू डैश का मान म्यू से ज़्यादा है, तो एंटी स्टोक्स रेखाएं होंगी। AP का मान EQ से कम है, अर्थात EQ का मान ज़्यादा है, तो म्यू डैश का मान म्यू से कम होगा, स्टोक्स लाइन होंगी। और AP का मान यदि EQ के इक्वल है, अर्थात म्यू का मान म्यू डैश के इक्वल है, तो यहाँ से हमें जो लाइन प्राप्त होंगी वो कौन सी लाइन हमें यहाँ से प्राप्त होंगी, यहाँ से जो हमें लाइन प्राप्त होंगी वो होंगी रेले लाइन। अब यहाँ से स्टोक्स लाइन, रेले लाइन और जो एंटी स्टोक्स लाइन हमें प्राप्त हो रही हैं, इनका प्रदर्शन हम किस प्रकार से करते हैं, इसको मैंने आपको रमन इफेक्ट पढ़ाया था। उस दौरान मैंने आपको बताया था कि स्टोक्स लाइनों का प्रदर्शन किस प्रकार करते हैं, रेले जो लाइन होती है इनका प्रदर्शन किस प्रकार से करते हैं, एंटी स्टोक्स लाइन का प्रदर्शन हम किस प्रकार से करते हैं। फिर भी एक बार आप दोबारा से इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर ये तीनों जो रेखाएं हैं इनको हम प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट मैं यहाँ पे रेले लाइन को प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया रेले जो लाइन होती हैं इसमें म्यू का जो मान होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू डैश के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, म्यू हो गया, ये क्या हो गया, म्यू डैश। इस कंडीशन में म्यू का मान किसके इक्वल हो गया, म्यू डैश के। तो यहाँ से ये जो लाइन होगी ये कौन सी लाइन होगी, ये जो लाइन होगी ये यहाँ से होगी रेले लाइन होगी, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट जो कंडीशन है इसमें हमने क्या लिया, म्यू का जो ये मान है किसके इक्वल है, यहाँ से म्यू डैश की, म्यू इक्वल टू म्यू डैश। तो यहाँ से जो लाइन प्राप्त होगी हमें कौन सी लाइन प्राप्त होगी, रेले लाइन हमें यहाँ से प्राप्त होगी। अब फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे ये इस प्रकार से स्थित है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये म्यू का मान है और ये किसका मान है, म्यू डैश का। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ से म्यू का जो मान है वो ज़्यादा है किससे, म्यू डैश। म्यू का मान ज़्यादा है किससे, म्यू डैश टी। तो इस प्रकार की जो रेखा होगी यहाँ से उसको हम बोलेंगे स्टोक्स लाइन। कौन सी लाइन बोलेंगे इसको हम, इसको इस प्रकार की जो लाइन है इसको हम कौन सी लाइन्स बोलते हैं, स्टोक्स लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। थर्ड जो प्रकार है इसका कौन सा प्रकार है, एंटी स्टोक्स रेखाएं। और एंटी स्टोक्स जो रेखाएं होती हैं इनका प्रदर्शन हम किस प्रकार से करते हैं, यहाँ से देखिए ये कौन सा मान हो गया इसका, ये म्यू हो गया, ये कौन सा हो गया, म्यू डैश। यहाँ म्यू डैश का मान ज़्यादा है किससे, म्यू से। तो यहाँ से कौन सी रेखा होगी, ये एंटी स्टोक्स।
एंटी स्टोक्स लाइन ये यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे स्टोक्स लाइन, एंटी स्टोक्स लाइन हो गया, एंटी स्टोक्स लाइन हो गया, और रेले जो लाइन है इनका प्रदर्शन हम किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में मैंने आपको पहले भी समझा दिया था और आज इसको दोबारा से मैंने आपको समझा दिया है। तो देखिए दूसरा जो प्रभाव है उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ से दूसरा जो प्रभाव था इसका रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। इसमें मैंने आपको बता दिया है स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण था, ऊर्जा स्तर ए पे लिया, वेग से एच फोटोन से टक्कर करता है, एक की ऊर्जा स्तर में चला जाता है और वेग में परिवर्तन हो जाता है। इसके पश्चात हमने यहाँ से ऊर्जा संरक्षण का नियम अप्लाई किया, वेग का मान 0 ले लिया यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ से इसको सॉल्व किया हमने, एच कॉमन ले लिया, एच को नीचे लेके गए, म्यू डैश माइनस म्यू को हम डेल म्यू लिख सकते हैं, आवर्ती अंतर लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 प्राप्त कर लिया। इक्वेशन 2 में 3 कंडीशन लगाई, ए पी का मान ज़्यादा होगा ए क्यू से तो म्यू डैश का मान म्यू से ज़्यादा होगा, एंटी स्टोक्स रेखा होगी। ए पी का मान ए क्यू से कम होगा तो म्यू डैश का मान म्यू से कम होगा, स्टोक्स लाइन होगी। और ए पी का मान ए क्यू के इक्वल होगा अर्थात म्यू का मान म्यू डैश के इक्वल होगा तो रेले लाइन होगी। इसके बाद इन लाइनों का यहाँ पे प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो जब आप इसको रिटर्न करोगे इस टॉपिक को तो यहाँ से आप इसको रिटर्न कर सकते हो। यहाँ से आपको हेडिंग डालना है रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत। नंबर 2 आपको इसमें लिखना है, नंबर 2 डाल के क्या लिखोगे, रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत। इसमें ये रिटर्न कर देना है, ये मैंने आपको समझा दिया है क्या दिया हुआ है इसमें सब। ये जो सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित होता है, सही ढंग से नहीं समझा पाया इसलिए क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या इसके द्वारा यहाँ से की जाती है। ये वाला पेज फर्स्टली इसमें रिटर्न करना है। नेक्स्ट माना, अब इसको समझने के लिए हम क्या ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। माना एक अणु है जिसका द्रव्यमान m है, ऊर्जा स्तर Ap में विवेक से प्रकाश फोटोन hν से टक्कर करता है और यह भी माना कि उसकी ऊर्जा स्तर में परिवर्तन हो रहा है। टक्कर के बाद इसका जो वेग है वो v डैश हो जाता है, नए ऊर्जा स्तर EQ में पहुंच जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम इस पर हम क्या करते हैं, लागू करते हैं। नेक्स्ट ये जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन है इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार से आपको यहाँ से निकालना है। इक्वेशन नंबर ये यहाँ से क्या दे सकता हूँ मैं इसको, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट आपको यहाँ से 3 कंडीशन अप्लाई करनी है। फर्स्ट कंडीशन में ई पी का मान क्या होगा, ए क्यू से ज़्यादा होगा, म्यू डैश का मान ज़्यादा हो जाएगा और कौन सी रेखा होगी, एंटी स्टोक्स रेखा होगी। दूसरी कंडीशन में ए क्यू का मान ज़्यादा होगा ए पी से, ए पी का मान ज़्यादा कम होगा ए क्यू से। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे म्यू डैश का जो मान है म्यू से क्या होगा, कम होगा। म्यू डैश का मान म्यू से कम होगा, इसका मतलब यहाँ से क्या है, मान कम हो रहा है तो यहाँ से जो रेखा हमें प्राप्त होगी वो कैसी होगी, स्टोक्स रेखा। तो फर्स्ट में आप ध्यान रखना, फर्स्ट कंडीशन में रेखा एंटी स्टोक्स होगी और सेकंड में स्टोक्स रेखा हमें प्राप्त होगी। फर्स्ट जो है उसमें आवर्ती का मान यहाँ से क्या होगा, म्यू डैश के आवर्ती का मान ज़्यादा होगा म्यू से, और सेकंड में म्यू डैश का मान म्यू से क्या होगा, कम होगा। थर्ड कंडीशन में यहाँ से आपको ए पी का मान ए क्यू के इक्वल कर देना है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि म्यू का जो मान है म्यू डैश के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और यहाँ से हमें जो प्रकीर्णन होगा वो कैसा दिखाई देगा, हो रेले लाइनें हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके बाद में आपको ये वाला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम इसके नीचे आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये था आपका रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत जो होता है वो क्या होता है, इसकी हमने व्याख्या की। नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करते हैं इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक सरल आवर्त दोलक के बारे में।
सरल आवर्त सिंपल हार्मोनिक जो ऑक्सीलेटर होता है वो क्या होता है। तो आज के लिए आप जब इसको रिटर्न करोगे तो यहाँ से आप रिटर्न कर लेना रमन प्रभाव, नंबर 2 डालना, रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत, ये वाला पेज इसमें रिटर्न कर देना। नेक्स्ट ये वाला पेज, नेक्स्ट है इसका मैथमेटिकल फॉर्मेशन, नेक्स्ट ये कंडीशन और लास्ट में ये वाला डायग्राम आपको इसमें मेंशन करना है। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे डिस्कस किया घूर्णन का जो इफ़ेक्ट है, घूर्णन का जो प्रभाव है वो क्या होता है, और उसके बाद में दूसरा जो प्रभाव है वो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया रमन प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक करते हैं स्टार्ट। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। यहाँ तक आप इसको रिटर्न कर लीजिएगा।